मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस सीरीज से लाभान्वित हो रहे हैं। और आपके कमेंट को मैं देखता हूं, जब आपके कमेंट को देखता हूं तो मुझे बहुत हिम्मत मिलता है कि वाकई में मैं ये जो प्रयास कर रहा हूं, रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, इससे आपको बहुत अभूतपूर्व लाभ हो रहा है और होना भी चाहिए। तो दोनों मिलकर जब मेहनत करेंगे तो 100% मुकाम मिलेगा, 100% मंजिल मिलेगा। तो अभी तक जो हमारी बुक है मास्टर ब्लास्टर, और बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या जो आप सोल्यूशन बताते हो सेम सेम, बिल्कुल उसी किताब का पीडीएफ में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बहुत बच्चे कहते हैं पीडीएफ डाल दीजिए, मैं पीडीएफ भी डाल दिया करूंगा, लेकिन पीडीएफ से अच्छा होगा क्योंकि 740 पेज का ये किताब है। 740 पेज का अगर पीडीएफ डालूंगा भी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये किताब आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ये किताब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ये किताब तो आप कर सकते हैं। देखिए 740 पेज है, तो मेरे लिए बहुत आसान है पीडीएफ डाल देना। लेकिन पीडीएफ से आप अगर फोटोकॉपी निकालते हो, प्रिंट निकलवाते हो, तो 740 पेज सोचो करीब 700 या तो ₹1 का होगा, 740 रुपया लग जाएगा। फोटोकॉपी निकालेंगे 300-400 रुपया आ जाएगा, और मात्र आपको 250-300 में किताब आपको मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगा। बहरहाल हम आपके लिए पीडीएफ भी मैं अपने ऐप पे या फिर क्या कहते हैं, ऐप पे हुआ तो ऐप पे, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल हमारा जो क्रिस्टोफर फिनिक्स फॉर यू, दोनों जगह मैं बात करके डलवा दिया करूंगा। जैसी आपकी इच्छा हो आप उसका इस्तेमाल करके पूरा का पूरा लाभ उठाइए इस सीरीज का। और जितना आप लाभ उठाएंगे और जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आज मैं एसएससी का, अभी तो इसमें 216 का दिया हुआ है, 200 मुझे लगता है 2017 से शुरू है इसमें, सॉरी 16 भी है, 16 17 18 19 और 20 का तो भी हुआ ही नहीं है। फिर सीरियस का लेके आएंगे, बैंकिंग का लेके आएंगे। ये तब आएगा जब मुझे लगा मेरे बच्चे इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो जितना भी प्रीवियस पेपर होगा, यकीन मानो जितना भी प्रीवियस पेपर होगा, मैं बहुत ही बेहतर तरीके से हर वीडियो में अच्छे तरीके से मैं लेकर आऊंगा। बस शर्त यही है कि मैं इस बात को महसूस करूं कि मेरा एक प्रयास आपके जीवन में कमाल कर रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप सीख रहे हो, तो फिर मुझे भी आपको सिखाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं सिखाए जा रहा हूं और आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे लगेगा मेहनत बेकार है, फिर कहीं और मैं मेहनत करना शुरू कर दूंगा। तो आप चाहते कि मैं लगातार निरंतर बेहतर करता रहूं, तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए। जो आप कमेंट करते हैं जरूर कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए, कीजिए ही नहीं बल्कि औरों से भी करवाइए। जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना मजा मुझे मिलेगा और फिर मेहनत करने का मोटिवेशन भी आएगा। तो एक टीचर अच्छा है या बुरा है, ये उसके बच्चों पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा टीचर मुझे बनाना चाहते हो, तो आपको भी अच्छे तरीके से मेहनत करना होगा, आपको भी बेस्ट बनना पड़ेगा, तभी आप एक टीचर को बेस्ट बना सकते हो। जब बच्चा बेस्ट नहीं है तो फिर मैं कैसे बेस्ट बन जाऊंगा। इसे जरूरी है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, ताकि मास्टर भी अपना बेस्ट दे सके और हम दोनों मिलकर जो संघर्ष हमने शुरू किया है उस पर सफलता पा सके। आइए अब शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 कंबाइंड ग्रेजुएट। पहला क्वेश्चन है, चिलिका इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन एशिया। इसमें क्या एरर दिखता है आपको, क्या एरर दिखा, बताएं आप, इसमें क्या दिख रहा है आपको। चिलिका में कोई दिक्कत है, इज में दिक्कत है, द लार्जेस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, द आया सुपरलेटिव के साथ द का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसको भी हम पॉइंट बना के सीखते हैं कि द के साथ मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, और जो किया हुआ है इसका मतलब है बिल्कुल ये तो सही है। चिलिका इज द लार्जेस्ट। ब्रैकिश का मतलब होता है नमकीन। ब्रैकिश आपने सुना होगा गाना कि नमकीन में, समंदर में नहाकर नमकीन हो गई हो, ये वही है, ब्रैकिश हो गई हो। अब नमकीन मत बोलना, ब्रैकिश बोलना, और ब्रैकिश पसंद नहीं हो तो सैलीन कहना। ब्रैकिश वाटर लैगून का मतलब क्या होता है, क्या कि समंदर को रॉक और रीफ के द्वारा, रॉक के द्वारा जब हम क्या करते हैं, रॉक हो, सैंड हो, उसे एक बड़े समंदर को, उसको क्या करते हैं, कुछ
पानी का, मान लो ये बहुत बड़ा समंदर है और ये समंदर है, हमने एक छोटा सा पार्ट है ना, छोटा सा पार्ट लगून के रूप में बना दिया, ये पूरा समंदर है और यहाँ पे सैंड और रॉक्स के जरिए एक घिराव आया और ये समंदर का पानी ये लगून बन गया। जो आप कभी मालदीव जाओगे तो आपको लगून में जीसा लेने का मौका मिलेगा। मतलब an area of sea water, an area of sea water separated from the sea by reef. reef का मतलब होता है जो रॉक और सैंड से जो बना होता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे बिल्कुल सही कहा आपने, उसे हम कहते हैं लगून कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे चिलिका इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश सैलिन वाटर लगून इन एशिया। इन एशिया बिल्कुल सही है। कंटिनेंट के नाम के साथ हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करें, कंट्री हो या कंटिनेंट हो, हम प्रेपोजिशन एट नहीं बल्कि इनका इस्तेमाल करेंगे। तो चिलिका इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून। तो इस सेंटेंस से अगर नो एरर है फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ सिखा के जा रहा है कि सुपरलेटिव के साथ द का इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकिश का मतलब क्या होगा है? ब्रैकिश का मतलब होता है सैलिन, नमकीन, और लगून भी आ जाएगा, लगून भी आ जाएगा, लिखा हुआ ऐसे आ जाएगा, एन एरिया ऑफ सी वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रीफ। उसको क्या कहेंगे? तो आप कहना लगून कहेंगे। वन वर्ड में आया हुआ है लगून। मतलब हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। तो चूंकि हम यहाँ पे एरर और नो एरर करने नहीं आए, हम यहाँ पे सीखने आए। तो सीखने के लिए आपको दो तीन चीजें मिल गया। सुपरलेटिव, वी आर द बेस्ट, वी आर बेस्ट नहीं, वी आर द बेस्ट। तो तीन बातें मैंने सिखाया आपको, द प्लस सी डी, द प्लस एस डी, द प्लस एस डी बोले तो सुपरलेटिव डिग्री। ब्रैकिश मतलब सैलिन, मतलब ब्रैकिश वाटर में नहाकर नमकीन हो गई हो, एंड लगून मतलब जानते हैं आप। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है नो एरर। द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वाज नॉट इजी, was not easy, was not easy. The climb upside the mountain. अब देखिए क्या होता है, क्लाइंब एक नाउन भी है और क्लाइंब एक वर्ब भी है। तो द क्लाइंब, इसके साथ या तो अप का इस्तेमाल करेंगे या डाउन का इस्तेमाल करेंगे। क्लाइंब अप, अगर ब्रिक्स पे चढ़ रहे हो तो क्लाइंब अप का इस्तेमाल करना, और ब्रिक्स से उतर रहे हो तो क्लाइंब डाउन का इस्तेमाल करना। उसी प्रकार अगर माउंटेन में जा रहे हो, अगर माउंटेन में जा रहे हो, माउंटेन पर चढ़ रहे हो तो द क्लाइंब अप द माउंटेन, द क्लाइंब अप साइड नहीं, द क्लाइंब अप द माउंटेन्स वाज नॉट इजी। अगर उतरोगे तो क्लाइंब डाउन का इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। द क्लाइंब, लगता है खत्म हो चुका है। वाक्य में किसी ने कहा दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं, 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। द क्लाइंब डाउन द माउंटेन, द क्लाइंब डाउन द माउंटेन took longer than the climb up, longer than the climb up the mountain। यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो द क्लाइंब डाउन मतलब माउंटेन से नीचे उतरना ज्यादा वक्त लिया, नीचे से ऊपर माउंटेन तक चढ़ने में। तो हमें यहाँ पे अप डाउन साइड नहीं, अप साइड नहीं का इस्तेमाल करते। क्लाइंब अप, क्लाइंब डाउन, क्लाइंब अप, क्लाइंब डाउन का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी हम डायरेक्ट क्लाइंब द माउंटेन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्लाइंब द स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? आई एम क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, आई एम क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। लेकिन अप साइड डाउन साइड नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे आप? द क्लाइंब अप द माउंटेन्स वाज नॉट इजी। एग्जाम्पल एक और मैंने क्या समझाया? द क्लाइंब डाउन द माउंटेन टुक लॉन्गर देन द क्लाइंब अप। ऊपर चढ़े थे उसमें कम वक्त लगा था, नीचे जब उतर रहे थे तो ज्यादा वक्त लग गया। यानी यहां पे एरर बना द क्लाइंब अप। अप साइड के स्थान पे अप का प्रयोग होगा। ग्रामर रूल क्या कहती है? अप साइड का अर्थ होता है ऊपरी हिस्सा या किसी चीज का सकारात्मक पहलू। अप साइड, डाउन साइड, तुम्हारी बातों का अपसाइड क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट। जब क्लाइंब का
प्रयोग होता है तो इसके बाद प्रीपोजिशन के रूप में अप या डाउन का प्रयोग शुद्ध होता है। क्लाइंब अप का अर्थ होता है चढ़ना, क्लाइंब डाउन का अर्थ होता है उतरना। चूंकि इस सेंटेंस में पहाड़ों पर चढ़ने की बात हुई है तो हम इसलिए अप का प्रयोग करेंगे। देखा आपने कितने आसानी से अपने से सीख लिया। रिचुअल्स, रिचुअल्स प्ले इनटू द डैश अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ अ सोसाइटी। अब देखो प्ले इनटू द, अब आर्टिकल द लगा हुआ है। अब यहां पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नाउन चाहिए। तो टैक्टफुली नाउन है नहीं, सॉरी हमें नाउन नहीं, हमें एडजेक्टिव चाहिए। प्ले इनटू, ये द किसके लिए आया है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आया है। अंडरस्टैंडिंग्स क्या है, ये द का मैं कुछ और सोच बैठा था, तो द का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जितना कि अंडरस्टैंडिंग्स का है इस चीज को बनाने में। अंडरस्टैंडिंग्स यहां पे एक नाउन है। अब ये नाउन है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। तो पहली बात तो यहां पे आने वाला शब्द एडजेक्टिव होना चाहिए। तो टैक्टफुली एडवर्ब हो गया जो गलत हो जाएगा, टैसिटली ये भी एडवर्ब हो गया, गलत हो गया। अब दो शब्द है यहां पे, टैसिट और टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, टैसिटर्न का मतलब होता है, आपको बता ही रखे हैं, टैसिटर्न और रेटिसेंट। टैसिटर्न और रेटिसेंट। टैसी तुसी टर्न हो जाओ जी, तुसी टर्न हो जाओ जी, आप कुछ बोलते हैं, अल्पभाषी मिथ्याभाषी। और रेटिसेंट मतलब यही होता है, रेटिसेंट रहती है वो शांत रहती है वो शांत क्योंकि वो है रेटिसेंट। और लुगाई अपने खसम को बार बार कह रही है, तुसी टर्न हो जाओ जी, तुसी टर्न हो जाओ जी, तुसी टर्न हो जाओ जी। 6 महीने हो गए हैं जी, ये कुछ बात नहीं कर रहे हो जी, कुछ नहीं बोल रहे हो जी, अल्पभाषी हो गए, मिथ्याभाषी, टैसिटर्न, और आप रेटिसेंट हो गए हो, रेटिसेंट। तो यहां पे अल्पभाषी की बात नहीं हो रही, यहां बात है टैसिट अंडरस्टैंडिंग। टैसिट मतलब होता है निशब्द, हिडन होता है, इंप्लाइड होता है। तो रिचुअल्स प्लेड इनटू द टैसिट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में कोई रिचुअल्स के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक निशब्द तरीके से, शब्दों में बयान करने की जरूरत नहीं, निशब्द तरीके से हमारे समाज में रिचुअल्स का अपना एक रोल है। देखेंगे यहां पे हम सोसाइटी को उसके रिचुअल्स के द्वारा समझते हैं, तो समझने का यह तरीका निशब्द होता है। जो रिचुअल्स है वो रिचुअल्स को देख के हम समझ रहे हैं समाज क्या है, कैसे हो रहा है। इसलिए रिक्त स्थान में टैसिट का प्रयोग उचित होगा। टैसिट का अर्थ होता है निशब्द, और यह एक एडजेक्टिव है। रेपिटेशन ब्रेड अ सेंस ऑफ डैश विद कैरेक्टर्स। अगर बार बार रेपिटेशन हो तो इससे क्या क्रिएट होगा। देखिए ब्रेड शब्द में मैं बता दूं, ये बेसिकली ब्रीड है। ब्रीड का मतलब होता है यहां पे वर्ब बनेगा तो उत्पन्न करना। अन्न को कैसे लिखा जाए, इरेजर। ऐसे ही होगा। उत्पन्न करना मतलब प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना या गिव बर्थ टू, जन्म देना। जैसे कहते हैं कि मच्छर ब्रीडिंग, मच्छर भी ब्रीड करता है, जानवर भी ब्रीड करते हैं। और ब्रीड एक नाउन भी है। ब्रीड का मतलब होता है प्रकार, नस्ल। जैसे डॉग का ब्रीड होता है ना, ये गोल्डन रिट्रीवर इसका ब्रीड है। एक लैब्राडॉग होता है वो उसका अलग ब्रीड हो गया। अलग अलग प्रकार के ब्रीड के लोग जानवर होते हैं, और लोगों के टाइप के लिए ब्रीड का इस्तेमाल करते हैं। बोले आजकल के जो फिल्म मेकर है, नए ब्रीड के फिल्म मेकर है, नए ब्रीड के सिंगर है। तो ब्रीड पर्सन के टाइप के लिए भी, जानवर के टाइप के लिए ब्रीड का हम इस्तेमाल करते हैं। और ब्रीड का मतलब होता है उत्पन्न करना, जन्म देना भी होता है। जैसे आप देखेंगे कि नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म ब्रीड्स रिसेंटमेंट। नेपोटिज्म से क्या क्रिएट होता है, क्या उत्पन्न होता है, रिसेंटमेंट, गुस्सा, झुंझलाहट। रिसेंट को कैसे याद रखेंगे, रीसेंट। मैंने मना किया था कि मेल सेंट मत करना,
लेकिन आपने रीसेंड कर दिया, दोबारा सेंड कर दिया, मेरे परमिशन के बिना, मेरे कंसेंट के आपने इसे रीसेंड किया, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। मतलब आक्रोश, रिसेंटमेंट। तो नेपोटिज्म क्या प्रोड्यूस करता है? ब्रिटिश करता है, रिसेंटमेंट करता है। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, नेपो। तो ब्रीड मतलब उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, गिव बर्थ टू। अब यहां पे देखेंगे रेपुटेशन ब्रीड, ये सेकंड फॉर्म हो गया। रेपुटेशन उत्पन्न करता है, अ सेंस ऑफ, कोई चीज बार बार अगर दिखाया जाए तो वो क्या है? सेंस ऑफ डैश विद कैरेक्टर्स। अब यहां पे देखो, यहां पे हमें नाउन चाहिए। क्या चाहिए हमें? हमें नाउन चाहिए। क्यों? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भाई बहनों हमेशा नाउन होता है। तो हमें यहां पे नाउन चाहिए। अब नाउन यहां पे देखो, ये फैमिलियर भी, फैमिलियर एडजेक्टिव हो गया, ये वर्ब हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू फैमिली, रिलेटिंग टू फैमिली, डोमेस्टिक। फैमिलियर मतलब जानते हैं, किसी चीज से अक्वेंटेड होना। फैमिलियराइज मतलब होता है परिचय करवाना। तो हमें नाउन चाहिए ना। और मैंने बताया था आपको इससे पहले वीडियो में, टी वाई से बना देते हैं नाउन, पर्सनालिटी, एक्टिविटी। यहां पे आएगा फैमिलियरिटी। तो यहां पे आएगा रेपुटेशन ब्रेड अ सेंस ऑफ फैमिलियरिटी विद द कैरेक्टर्स। तो दो चीज मैंने सिखाया। यहां पे देखिए कि आपको कौन सा शब्द यहां पे आ रहा है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी देखो। और कैसे देखोगे? तो इससे पहले वाले शब्द या इसके बाद वाले शब्द को देखो और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि कौन सा शब्द आने वाला है। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या नाउन इक्विवेलेंट बनेगा। तो यहाँ पे नाउन इकलौता शब्द यहाँ पे है, फैमिलियरिटी है, यही आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर मैंने क्या लिखा है, किसी चीज या घटना के बार बार होने से हम उससे अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं, इसलिए रिक्त स्थान में फैमिलियरिटी का अर्थ का प्रयोग अर्थपूर्ण होगा। फैमिलियरिटी का अर्थ है परिचय और यह एक नाउन है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट का प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, इसीलिए दिए गए अन्य शब्द का प्रयोग सही नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं इंसेंस। इंसेंस में तो गुस्सा दिलाना। अगर तुम बात करोगे नॉनसेंस, छोटी समझ रही हो ना, अगर तुम बात करोगे नॉनसेंस तो मुझे आएगा इंसेंस, गुस्सा। और इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती भी होता है भाई बहनों। इंसेंस स्टिक अगरबत्ती, साइकिल अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक। इंसेंस मतलब गुस्सा दिलाना। एक्सटैटिक का मतलब देखो इलेटेड, सबका मतलब एक ही होता है। एग्जॉस्ट ब्लीड का मतलब देखो, एग्जॉस्पेटेड का मतलब देखो, फिर पता चलेगा आंसर क्या आ जाएगा। ब्लीड कमेंट हल्का फुल्का। एग्जॉस्पेटेड मतलब इंसेंस, हमें सिमिलर वर्ड लिखना है ना। आप देखिए आंसर क्या है। इंसेंस का अर्थ होता है क्रोधित, फ्यूरियस, इरिटेटेड, और अर्थ में समानता रखने वाला विकल्प है एग्जॉस्पेटेड, बी सही आंसर है। एक्सटैटिक अति आनंदित, इलेटेड गर्वित, प्रफुल्लित, बात बराबर है। और ब्लीड मतलब होता है प्रसन्नचित, हैप्पी। ब्लीड कमेंट, तो देखिए तीनों का मतलब एक ही होगा, ब्लीड ब्लीड। और पता है आपको यहाँ पे बी हटा के लगा दो लीड। लीद मतलब होता है लचीला, लीद लीजम सफल, लीद लीजम सफल, लीद लीजम 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 और सफल। चप्पल जो होता है हमारा सफल होता है। चप्पल मेरे प्यारे भाई बहनों, चप्पल सफल होता है। लीजम लियो जाम, और जाम लेने के बाद वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई, फिर कुछ भी बात कर लो, कहीं भी ले जाओ, वो ली जाम, और लीजम जाम के बाद हो गई लीजम। लीद मतलब होता है लीद, जानते हैं आप, हमारे मुलायम सिंह लीद हैं, कभी भाई का तो कभी पुत्र का, दोनों तरफ वो डोलते रहते हैं। तो लीद लीजम सफल, लीद लीजम सफल, और बी लगा दो बन जाएगा ब्लीड, ब्लीड कमेंट। इलेटेड, एक्सटैटिक, सबको याद करेंगे हम लोग। तो रिलेट करके भी वर्ड को याद किया जा सकता है। ट्रांसेंड करना आपको याद है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग बचपन सीख रहे हैं। एक और सीख लीजिए यार, ट्रांसेंड, असेंड, डिसेंड और ट्रांसेंड। असेंड ऊपर जाना, डिसेंड नीचे आना, और ट्रांसेंड मतलब होता है पार कर जाना, आगे किसी को पीछे छोड़ के बहुत दूर निकल जाना। हमारे मोदी जी ने क्या किया, हमारे मोदी जी ने आडवाणी जी को ट्रांसेंड कर गया, एक्लिप्स कर दिया, उनको छुपा दिया, छुप गए। सारा बीजेपी छुप गया, बस दो ही व्यक्ति दिखता है, मोटा भाई और मोदी जी। मोटा भाई और मोदी जी ने क्या किया, एक्लिप्स कर देना, बाकी सब लोग को, क्या सुषमा जी, क्या हमारे जेटली साहब, सबको एक्लिप्स कर दिया, सबको ट्रांसेंड कर दिया। असेंड का भाई, डिसेंड का भाई, तीसरा भाई क्या है, ट्रांसेंड करना। आइए देखिए
ट्रांसेंड का मतलब, ट्रांसेंड का अर्थ होता है श्रेष्ठ होना, आगे बढ़ जाना, आगे निकल जाना। बी और गो बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट्स, बी सुपीरियर और बेटर। और अर्थ में समानता रखने वाला विकल्प है एक्लिप्स, इसलिए आंसर आएगा, यही आंसर होगा फीजल, सनसनाना, धीरे धीरे सफल हो जाना, फीजल। एबॉट, एबॉर्शन से बना है एबॉट, याद है आपके एबॉट, एबॉर्शन। ब्लेंडर तो जानते हैं आप, ब्लेंडर के साथ मिस्टेक लिखोगे तो एसएससी काट के ले जाएगी आपका 2.5 नंबर। तो मत करना कभी ब्लेंडर मिस्टेक, मत करना कभी कजन सिस्टर, मत करना कभी कजन ब्रदर, मत करना रिटर्न बैक, सब एरर बनते हैं, बहुत सारे हैं। कभी कभी छोटे छोटे ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में बता दिया जाएगा आपको, ब्लेंडर मिस्टेक गलत। फीजल, 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 एबॉट। इनकैपेसिटेट, कैपेसिटी को वर्ब बनाया कैपेसिटेट करके और इन लगा के नोट कर दिया, मतलब किसी की क्षमता को कम कर देना, हटा देना, इनकैपेसिटेट कर देना, क्षमताहीन बना देना। तो क्रिपल वही होता है ना, पैरालाइज कर देना, मेन भी यही है, इमोबिलाइज कर देना। तो ये आंसर आ जाएगा क्या, फैसिलिटेट कर देना। मोदी जी आए, उन्होंने कहा भाइयों बहनों 2-2 करोड़ नौकरियां मिलेगी और हम आपको इतने फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि हर फैसिलिटी आपके लाइफ को फैसिलिटेट कर जाएगा, आपके लाइफ को फैसिलिटेट कर जाएगा, हर प्रकार का फैसिलिटी दिया जाएगा विद्यार्थी को, हमारे युवाओं भाइयों बहनों को इतना फैसिलिटी मिलेगा कि जीवन उनका फैसिलिटेट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है हमारा जीवन तो इनकैपेसिटेट हो गया, नौकरियां मिल नहीं रही है, वैकेंसी आ नहीं रहा है, कभी कोरोना कहर ढा रहा है तो कभी अनएम्प्लॉयमेंट का मार झेलना पड़ रहा है। इनकैपेसिटेट का अर्थ होता है असक्षम कर देना, असमर्थ कर देना, डिसेबल कर देना। इसके लिए विपरीत अपोजिट अर्थ रखने वाला विकल्प है फैसिलिटेट, सुगम बनाना, आगे बढ़ाना। क्रिपल तो वही हो गया ना, पैरालाइज कर देना, अपंग कर देना, मेम अपंग कर देना, इमोबिलाइज गतिहीन कर देना। बात करते हैं सेंटियंस। यार तुम बहुत सेंटी हो जाते हो, सेंटी यार, भावनात्मक स्तर पे तुम बिल्कुल डूब जाते हो, भाव से भर जाते हो। सेंटियंस, तो सेंटियंस का हमें अपोजिट लिखना है। क्या लिखना है, अपोजिट। तो क्या कॉन्शियसनेस होगा, क्या अप्रिसिएशन होगा, परसेप्शन होगा या डिसरिगार्ड होगा? आइए कैसे होगा, आइए देखिए आप। सेंटियंस का अर्थ होता है चेतना, संवेदना, एबिलिटी टू फील, और इसके विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द है डिसरिगार्ड। तुम्हारे अंदर किसी के प्रति रिगार्ड ही नहीं है, तुम्हारे अंदर चेतना नहीं, संवेदना नहीं है, कैसे किससे बात किया जाता है, क्या आ जाएगा, डिसरिगार्ड। अप्रिसिएशन, प्रशंसा, मूल्यांकन। कॉन्शियसनेस, चेतना, सिमिलर तो लिखना है नहीं, हमें तो लिखना है अपोजिट। और परसेप्शन, अनुभूति, एबिलिटी टू सेंस। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेंटियंस का आंसर हो जाएगा डिसरिगार्ड। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, और ये अर्थ देखकर आपको हर शब्द से अवगत करवाने का प्रयास है हमारा। इस प्रयास पे पानी मत फेर देना, सारे शब्द आने चाहिए आपको। रैट रेस, जानते हैं रैट रेस का मतलब होता है फियर्स कंपटीशन फॉर पावर। रैट रेस क्या आएगा, देखिए आपके सामने 1 2 3 4 ABCD 4 ऑप्शन है। मेक अदर्स फाइट फॉर स्क्रैप्स एंड गेट सैडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ इट, be an oppressive boss and treat employees like animals, a way of life in which people are caught up in a fiercely competitive struggle for wealth or power। कहा ना, आंसर आपने लगाया है बिल्कुल सही, सी फॉर कहो ना प्यार है। रैट रेस का अर्थ होता है तीव्र प्रतियोगिता, धन या शक्ति को पाने की होड़, और इस अर्थ से समानता रखने वाला विकल्प है सी, इसलिए यही सही आंसर है। देखिए सी है ना, फियर्स कॉम्पिटेटिव स्ट्रगल फॉर वेल्थ और पावर, रैट रेस। स्पिन वंस व्हील, कीप ब्रैगिंग अबाउट वंस, ब्रैगिंग मतलब होता है फेंकना, डिंग हाँकना, ब्रैग 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 ब्रैग। और इसमें एक शब्द है रैग रैग रैग। फटे चीटे कपड़े पहन के आए हो, फटे चीटे कपड़े पहन के आए हो, रैग में आए हो और ब्रैग कर रहे हो, फेंक रहे हो। जो रैग, रैग मतलब होता है फटा चीटा कपड़ा, और ब्रैग का मतलब हो गया डिंग हाँकना। ट्राई योर लक, एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, स्टार्ट अ लॉन्ग जर्नी, स्पिन वंस व्हील। एक्सपेल तो मतलब जानते हैं, फॉर लिटिल और नो, लिटिल का मतलब होता है नो। देखिए आंसर क्या है,
स्पिन वंस व्हील्स का अर्थ होता है व्यर्थ का प्रयास या व्यर्थ के काम में समय बर्बाद करना, और यह अर्थ ऑप्शन सी में है, इसलिए सही आंसर होगा सी। स्पिन वंस व्हील्स मतलब क्या कर रहे हो, अपना चक्का चलाए जा रहे हो, पहुंच कहीं नहीं रहे हो, बस चक्का चल रहा है, चक्का चल रहा है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सॉरी, एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, मतलब प्रयास तो बहुत लगा रहे हो, एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, चक्का ही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा, गाड़ी कहीं नहीं बढ़ रही है। और आप जानते हैं इसका मतलब ये भी होता है बीट द एयर, बीट द एयर, बीट द एयर, यहां लिख रहा हूं मैं बीट द एयर। वाइल्ड गूज चेज भी होता है व्यर्थ का प्रयास, वाइल्ड गूज, वाइल्ड गूज चेज भी होता है। तो तीन शब्द मैंने आपको 3 इडियम सिखाए, वाइल्ड गूज चेज, बीट द एयर हवा को बीट करना व्यर्थ का प्रयास है, वाइल्ड गूज चेज ये चेज जो कर रहे हो ना ये भी व्यर्थ का प्रयास है, जंगल में भागते रहो नहीं मिलेगा गूज, और स्पिन वंस व्हील्स चक्का चला रहे हो लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हो, यानी कि ये भी है क्या, स्पिन वंस व्हील व्यर्थ का प्रयास, एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन। आंसर आ जाएगा सी फॉर कहो ना प्यार है। अ स्मॉल मेकशिफ्ट स्टेज वाज कंस्ट्रक्ट विद अ रेड कर्टेन फॉर अ बैकड्रॉप। अब यहां पे देखेंगे वाज कंस्ट्रक्ट है, ध्यान रखना मैं लिख देता हूं, इज हो या एम हो या आर हो या फिर वाज हो या फिर वर हो, मेरे भाई बहनों वर हो। इसके बाद देखना मेन वर्ब जब भी आएगा तो मैं यहां पे लिखता हूं वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगा मेन वर्ब, या बी में लिखा मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, या सी में मैंने लिखा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ध्यान रखना इज एम आर के बाद वॉज और वर्ब के बाद या तो मेन वर्ब वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा, अगर मेन वर्ब आएगा तो बस 3 ही याद रखना, 3 ही आएगा, ये मान के जाना, जान के जाना कि 3 ही आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और बताना क्या सेकंड फॉर्म आएगा, क्या फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा और थर्ड फॉर्म भी सॉरी फर्स्ट सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगा, लेकिन अपना टाइम आएगा। घंटी लेके आए थे, घंटी लेके जाओगे, अपना टाइम आएगा। तो बस बात खत्म हो गई, याद रखना, बिल्कुल याद रखना, और बताएंगे कभी इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। इज एम और वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब जब भी आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म में थर्ड फॉर्म में और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बस बात खत्म हो गई। अब देखो वॉज आ गया तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत, थर्ड फॉर्म होता तो सही होता। अब इंपॉर्टेंट ये है ये आएगा ये आएगा ये आएगा, कौन आएगा, क्योंकि तीनों का सेंस अलग अलग है, अलग अलग सेंस है, तो सेंस के मुताबिक हमें समझना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। तो हम कभी मौका मिलेगा तो ये आएगा तो क्या सेंस आएगा, ये आएगा तो क्या सेंस आएगा, और ये आएगा तो क्या सेंस आएगा, ये तीनों आपको बताया जाएगा। तो अब देख लो यहां पे वॉच के बाद कंस्ट्रक्टेड है, यहां पे आर के बाद कंस्ट्रक्टेड है, यहां पे वर्क के बाद कंस्ट्रक्टेड है, मतलब ये तो थर्ड फॉर्म तो है तीनों के बाद। पहली बात ये पास्ट में है तो हमें पास्ट में ही रखना पड़ेगा, तो प्रेजेंट तो गया। दूसरी बात अ स्मॉल मेकशिफ्ट स्टेज, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी यहां पे सिंगुलर ही आएगा, तो वर्ब तो आएगा नहीं, आर भी नहीं आएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वॉज कंस्ट्रक्टेड आ जाएगा। तो 2 चीज मैं बता रहा हूं यहां पे, एक तो सब्जेक्ट देखना सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, पास्ट में है और पास्ट में लिखना सेंस के मुताबिक बिल्कुल सही है तो टेंस पास्ट में ही रखेंगे हम। और उसके बाद देखेंगे कि वर्ब के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म आ गया, आर आएगा नहीं, वर्ब आएगा नहीं, क्योंकि स्टेज है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब चाहिए इसलिए आ जाएगा। हाँ स्टेजेस होता तो वर्ब का इस्तेमाल करते, आसान है ना, आंसर सही लगाया ना आपने, बी फॉर विनोद की बहू। पैसिव वॉइस में भी वर्ब के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए वॉज कंस्ट्रक्टेड का प्रयोग होगा। वाक्य का सब्जेक्ट स्टेज एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग सही होगा। ऑप्शन ए तथा सी में आर तथा वर्ब का प्रयोग हुआ, जो प्लूरल वर्ब्स है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इनका प्रयोग नहीं हो सकता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। बहुत आसान है, सुन के समझो या पढ़ के समझो, लेकिन दोस्त समझना जरूर। टेक आउट योर बाइनोकुलर्स एंड विल सी। आइए इससे समझाते हैं, आप ये बात समझते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये समझाने के लिए मैं आपको बोर्ड पे लिए चलता हूं।
तो मैंने क्लास में समझाया था कि इसे मुझे आगे जाना पड़ेगा, इसे डिलीट करना पड़ेगा। ऐसे हमने कर दिया, इसे डिलीट। अब देखिए ये जो एंड है ना, इससे भी हमारे एग्जाम में कमाल के एरर आते हैं। तो आइए इस एंड को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। मैं ना समझाऊं ये हो नहीं सकता, और आप ना समझो ये मैं होने नहीं दूंगा। बस देखते हैं जिस किसकी होती है। मिलके मेहनत करेंगे, और मेहनत करके अपने माँ बाप का कर्ज है ना, उतारना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ बहुत दूर तक हम उस कर्ज के करीब पहुंच सकते हैं। कर्ज के करीब। पता है माँ जब हमें जन्म देती है, माँ जब हमें जन्म देती है तो कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। ये मुझे तब पता चला जब मैं पहली बार पिता बना। हमने देखा उस दर्द को, महान दर्द, विराट दर्द। और विराट दर्द के बाद ही विराट उपलब्धि होता है भाइयों बहनों, विराट उपलब्धि। एक महान महिला और पुरुष का धरती पे अवतरण होता है। कितना दर्द मेरी मां लेती होगी, वो आज मुझे समझ में आता है। बाप बनने के बाद ही माँ बाप के प्रति और प्यार बढ़ गया, और बढ़ गया कि कितनी कुर्बानियां वो करते हैं, कितनी कुर्बानियां करना पड़ता है। तो उनकी एक एक कुर्बानी की कसम, रात में नहीं सोएंगे, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप को अलविदा कहने से पहले उनको इस बात का एहसास दिला दे कि माँ आपका दर्द बेकार नहीं था, पिता आपका प्रयास बेकार नहीं था। एक ऐसा परिणाम लाके उन्हें देना है, और हम मिलजुल के कर सकते हैं। बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मैं जानता हूं, मैंने अपने जीवन में देखा कि जब माँ बाप के लिए उनके उम्मीदों से ज्यादा कुछ करो ना, तो लगता है कि बस नया जन्म हो गया। वो मैं नहीं बता सकता कि एक बार आपके माँ बाप का जो सपना है आपको लेके, और वो जब पूरा करके पहुंचती हो अपने माँ बाप के पास, उनकी आंखों में जो आनंद दिखेगा, उनकी आंखों में जो एक चमक दिखेगी ना दोस्त, उसको शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते हो। तो प्लीज उन कुर्बानियों की कसम खाना, एक एक कुर्बानी को रोज ध्यान में लाना, और कसम खा के कहना कि नहीं मां, नहीं पिताजी आपके प्रयास को बेकार जाने नहीं दूंगा। जिस मेहनत से आपने खून पसीना एक करके कमाया, और मां ने जो दर्द लेकर मुझे पाला पोसा है, इन दोनों की कसम इतिहास लिखकर जाऊंगा, इतिहास बना के जाऊंगा। आपका नाम इतिहास में दर्ज करवा के जाऊंगा। इस अंदाज से लोगे ना, कुछ भी असफल नहीं रहेगा। अरे आपसे हमसे बढ़ के क्या है संसार में? कुछ भी नहीं है। सब संसार का एक एक चीज देखो, हम मनुष्यों ने जन्म दिया है। जो भी विराट दिख रहा है ना, इस विराट की शुरुआत स्वयं से हुई है, खुद से हुई है। हम मनुष्य ने बनाया है इस संसार को। बहुत पावरफुल है, बस भूल गए हैं। हनुमान जी की तरह आपको जगाना होगा। बस जागो, फिर देखो सब कुछ तुम्हारा है। तुम शक्तिमान हो, शक्तिशाली हो, मास्टरपीस हो, बिल्कुल प्रकृति का मास्टरपीस हम लोग हैं। तो आइए देखिए, समझते हैं, इसको सही करते हैं और एंड के बारे में जानते हैं। ये देखिए कितना सुंदर हो गया ये एंड, बहुत ही सुंदर। अब एंड के बाबत में बता दूं, जो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, एंड के पहले और एंड के बाद कहा जाता है कि अगर पीडी है तो भाई बहनों इधर भी पीडी होना चाहिए, इधर भी पीडी होना चाहिए। अगर सीडी है तो भाई बहनों इधर भी सीडी होना चाहिए। अगर एसडी है तो इधर भी भाई बहनों एसडी होना चाहिए। और अगर इधर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। और अगर इधर इन्फिनिटिव है तो भाई बहनों इधर भी इन्फिनिटिव होना चाहिए। लेकिन यहां पे कुछ लोचा है, वो भी समझेंगे हम। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, और इधर वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है भाई बहनों तो इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। क्योंकि एंड एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो इक्वल रैंक वाले शब्दों को कनेक्ट करता है। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, जेरेंड, जेरेंड, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। जैसे कहते हैं ना, टू सिंग एंड टू डांस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो आइए देखिए
क्या सवाल है हमारा? सवाल को, इन बातों को ध्यान में रखते बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। टेक आउट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेक आउट योर बायनोकुलर्स एंड आ गया, एंड के पहले टेक आउट, तो वर्ब यहां पे विल सी नहीं आएगा, एंड सी आना चाहिए। टेक आउट योर बायनोकुलर्स एंड सी, यानी आंसर आ जाएगा सी। सिंग तो आएगा नहीं, सो भी आएगा नहीं। और होता टुक आउट, ही टुक आउट, या यू टुक आउट योर अम्ब्रेलाज बायनोकुलर्स एंड सो आ जाता। तो यहां रखना, ये बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे मैंने बताया। जब दो वर्ड्स एंड से जुड़े हो तो दोनों एक ही फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि एंड से पहले टिक का प्रयोग हुआ है और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए बाद में आने वाला वर्ब का फॉर्म भी फर्स्ट फॉर्म ही होगा, अर्थात सी का प्रयोग होगा। ऐसी स्थिति में एंड के बाद विल का प्रयोग गलत माना जाता है। देखेंगे यहां पे बात करते हैं हम, यह है शायद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, नेचुरल क्वालिटीज को हटा देना, मतलब नेचर को डीनेचर कर देना। मोटिवेशन डीमोटिवेट करते हैं ना, तो वैसे नेचर को डीनेचर कर दिया। बाकी अनअल्टरेटेड, लिम्पिडाइज, बिल्कुल क्लियर, और ऑथेंटिक का मतलब मालूम होना चाहिए। डीनेचर तो समझ ही गए। देखिए क्या लिखा हुआ है, अनअल्टरेटेड मिलावट रहित, अनअल्टरेट नहीं किया, अन है, नो। ऑथेंटिक प्रमाणिक, रियल। लिम्पिड स्पष्ट, लिम्पिडाइज बिल्कुल क्लियराइज, और डीनेचर किसी भी चीज को स्वाभाविक प्राकृतिक गुणों में बदलाव लाना या उन्हें नष्ट करना डीनेचर कहलाता है। तो ये तीनों शब्द आने चाहिए, ध्यान रहे, फिर लिखना मेरा बेकार हो जाएगा। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल, बहुत ही बदबूदार स्मेल, फेटिड स्मेल, बदबूदार स्मेल। आंसर क्या आ जाएगा? नियोटेरिक, क्रिस्प, वर्जिन, ना 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 ना, आना क्या चाहिए? प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई का मतलब यही होता है। नियो कैसे होता है? तो ये मीनिंग है। क्रिस्प नहीं, क्रिस्प भाई जो डोसा बनाना सब क्रिस्प होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, क्रिस्प, करारा, क्रंची। नियो मतलब होता है नियोफाइट, याद आपको नियोफाइट, नौसिखिया, टाइडो, यह नियोटेरिक, हाल का, आधुनिक, अभी अभी, मॉडर्न, रिसेंट। एंड वर्जिन तो जानते हैं आप, कुमारी, अनमैरिड गर्ल, अनस्पॉइल्ड। आंसर क्या आ जाएगा? किसी जैविक पदार्थ के सड़ने से उत्पन्न दुर्गंध का होना प्यूट्रीफाई कहलाता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए आपको याद होगा मैंने सिखाया था आपको बिरीवमेंट, बी और रीव, बी रीव मैंने सिखाया। बिरीव मतलब होता है वियोग, किसी का बिरीवमेंट मतलब होता है वियोग, और बिरीव मतलब होता है जैसे हमारे सैनिक साथियों की शहादत हुई, हमारे जो वो फैमिली जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उसे कहते हैं बिरीव्ड फैमिली, बिरीव्ड फैमिली। और वो फैमिली जो महसूस कर रही है उसे बिरीवमेंट कहते हैं, वियोग कहते हैं। तो बिरीव में जब आईएनजी लगेगा तो ब्रीविंग हो जाएगा, आईएनजी। तो देख लीजिए बी रीविंग, आंसर आ जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है क्या स्पेलिंग एरर है तो कल के दिन सिनोनिम्स में आ जाएगा, एंटोनिम में आ जाएगा, आया हुआ है। मैं बार बार कहता हूं इस बात को। ब्रीविंग मतलब वंचित करना। एंड फ्रोथ का मतलब होता है झाग, साबुन होता है ना, और इसको जब बनाओगे सुपरलेटिव फ्रोदिएस्ट हो जाएगा। तो ये तो गलत, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा? IEST, यानी आंसर हो चाहिए फ्रोथ का मतलब होता है झाग, 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 साबुन का झाग। देखिए सबसे IEST, डी फॉर देव से ना, सबसे ज्यादा झागदार। 17-18 पैसेज पीक्यू और इसमें दिखा दो मैं क्या क्या क्वेश्चन है, ये सब जानेंगे हम, आज नहीं लेकिन अगले एपिसोड में जानेंगे। देख रहे हैं 20 नंबर और 21 नंबर। 21 नंबर क्या है? 21 नंबर ये पैसेज है, पैसेज के बारे में बनाएंगे और बताएंगे पैसेज कैसे बनाया जाता है। तो फिलहाल आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आपने मुझे ध्यान से सुना, अनुग्रहित हूं आप सब लोगों का, और आप सब के अंदर मौजूद उस खुदा को मैं सलाम करता हूं। आपने मुझे ध्यान से सुना, वाकई में आभार आपका। कहां कोई किसी को सुनने के लिए आता है? सुनना भी अपने आप में, सुनने का मतलब है कि स्वयं को खत्म कर देना, स्वयं को शून्य कर देना, तभी तो सुन पाओगे, तभी तो जो सुनोगे वो उतर पाएगा। और ये बड़ा मुश्किल होता है, स्वयं को कैसे शून्य करूं। और जो स्वयं को शून्य करने का कला सीख गया वो शून्य से हजारों लाखों गुना फायदा उठा गया।
कभी कभी हम क्या होता है कि सुनते जरूर है, लेकिन इसलिए नहीं कि कुछ सीखना है, इसलिए कि मुझे सुनाना है, लेकिन वैसे मत सुनना। सुनना तो अपने आप को शून्य करके सुनना, तभी तो रिसीव करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। नहीं तो हम तो रुक जाएंगे। हमें तो बाहर ही रोक दिए, गेट पे ही रोक दिए। इसलिए जब भी मुझे सुनना, स्वयं को शून्य करके सुनना, बहुत कुछ सीख जाओगे। जाते जाते एक छोटी कहानी से मैं इस क्लास को खत्म करना चाहूंगा। एक व्यक्ति, कई गांव में बाढ़ आया, सारे लोग भाग रहे थे, सारे लोग जा रहे थे सुरक्षित जगहों पे, एक आदमी नहीं जा रहा था। ये विद्यार्थी ने मुझे ऑफलाइन क्लास में मुझे सुनाया था। सब लोग जा रहे हैं, एक व्यक्ति जाने को राजी नहीं। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। बाढ़ आ गया, पानी, तो बचाने के लिए रेस्क्यू वाले पहुंचे, उसके पास भी जीप लेकर पहुंचे लोग कि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, चलिए आपको सुरक्षित स्थान पे ले जाएं। उसने कहा नहीं, मुझे विश्वास है मेरा भगवान मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। जीप लौट के चला जाता है। पानी बढ़ने लगा, फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया, सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट कर गया वो व्यक्ति। फिर आया नाव लेकर कि अब तो चले आप। उसने यही बात कह के उसको भी लौटा दिया कि मुझे विश्वास है कि मुझे मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा, मैं उनसे डेली प्रार्थना कर रहा हूं, जरूर आएंगे वो, तुम चले जाओ। वो फिर लौट गया। पानी और बढ़ता गया, पानी बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर वो टॉप पे चला गया। टॉप पे जब गया, हेलीकॉप्टर लेके लोग आए उसके बचाने के लिए। कब तो चले महाराज। फिर उसने वही बात कहा कि तुम लौट जाओ, मेरा भगवान, मुझे विश्वास है कि मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। और इसी सोच में वो डुबकी लगा दिया, डूब गया। तो जब पहुंचा भगवान के पास, पहुंचते ही गाली गलौज करना शुरू किया। अरे मैं आपसे क्या किस प्रकार आपसे मैंने प्रार्थना की, इबादत किया, क्या पाएंगे, मुझे बचाएंगे, और आप तो आए ही नहीं मुझे। अगर मुझे पता होता कि प्रार्थना का ये फल मिलता है तो मैं कभी प्रार्थना नहीं करता, कभी पूजा नहीं करता आपकी। आपने मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया। तब जाके भगवान कहते हैं, वत्स, जीप आया था, नाव आया था, हेलीकॉप्टर आया था, तुम्हें क्या लगता है किसने भेजा था? किसने भेजा था उसे? मेरे प्यारे भाई बहनों, भगवान मेहनत करने वालों के ही, दिमाग वाले व्यक्ति का ही साथ निभाते हैं। इसलिए अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखो और मौका पहचानने की काबिलियत डेवलप करो। मौका भगवान बार बार पेश करते हैं, बार बार, लेकिन हम गलत सोच में आके, गलत धारणाओं में फंस के हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। मौका बार बार मिला उसे, कभी जीप, कभी नाव, कभी हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उसका गलत सिद्धांत, गलत सोच उसको बर्बाद कर दिया। हमें अपनी सोच, हमें अपने सिद्धांतों को रिडिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एक गलत सोच हमारे पूरे जीवन को तबाह कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने सोच को, जिस सोच से अपने जीवन को संचालित कर रहे हो ना, उसके बारे में 50 बार सोचो कि हम अपने जीवन को किस सोच से संचालित कर रहे हैं, और जिस सोच से संचालित कर रहे हैं वो सोच क्या वाकई में सही है, गलत है। खुद डीप थिंकिंग करो, खुद जवाब मिल जाएगा। आज रात हम आपसे यहीं तक चीजों को रखकर रुखसत लेना चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे हम ठीक 9 बजे, आपको जगाने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए और कुछ दूर तक अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि आप वहां तक अकेले जा सको जहां तक आपको जाना है। और अकेले पहुंचकर, मेरे साथ चलोगे मजा नहीं आएगा, लेकिन जब अकेले वहां पहुंचोगे मंजिल तक, अपने प्रयास पे आपको फक्र महसूस होगा। यस डैड, यस माय फादर, आई डिड इट, मैंने इसे कर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट एंड टेक केयर। आपो दीपो भव, आपो दीपो भव। अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। ये बार बार हर रात में इस बात को दोहराऊंगा। आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।
Not have a nice time, but ki have a good night. Have a good night. Have a wonderful good night. Have a wonderful good night. Good night, good night, good night, and good night. Take care. God bless you. God bless you.